एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर कणों के निकाय और घूर्णी गति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र की गति और दृढ़ पिंडों की गतियों के बारे में। इसके पहले हमारे 2 वीडियोस और बन चुके हैं इस अध्याय के ऊपर। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लें। तो हम बात करते हैं आइए द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में। तो जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी दृढ़ वस्तु का वह बिंदु होता है जहां पर हम उस वस्तु के द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि उस संपूर्ण वस्तु की गति को हम उस द्रव्यमान केंद्र की गति के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ये इस द्रव्यमान केंद्र का सिग्निफिकेंस है या महत्व है। तो आइए हम उस द्रव्यमान केंद्र की गति का व्यंजक निकालते हैं। माना कि एक वस्तु है जो n कणों से मिलकर बनी है, जिसमें प्रत्येक कण का द्रव्यमान m1, m2 और mn है। तो n कण है और कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 और इसी प्रकार से अंतिम कण का द्रव्यमान mn है। इन कणों के स्थिति सदिश क्रमशः r1, r2 और इसी प्रकार से अंतिम कण का स्थिति सदिश Rn है। तो हमने जैसा कि देखा है पिछले वीडियो के अंदर कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जिसको हम RCM से प्रकट करते हैं, इसका मान होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn बटे m1 प्लस m2 प्लस mn। ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा, इसका व्यंजक हो गया। अब माना कि वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M से यदि प्रकट कर दें तो हम इसको कैपिटल M लिखना चाहेंगे तो RCM यानी कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश 1 कैपिटल M संपूर्ण द्रव्यमान, और यहाँ आ जाएगा हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn, ये आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस m को इधर ले लेते हैं। तो m और दोनों ओर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, अवकलित कर दें समय के सापेक्ष। तो d/dt RCM बराबर यहाँ आएगा m1 और d/dt r1 प्लस m2 d/dt r2 प्लस mn d/dt rn। हमने ऊपर वाली समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलित कर दिया। अब आप देखिए ये विस्थापन परिवर्तन की दर होगी, और विस्थापन परिवर्तन की दर वेग को प्रकट करती है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर देंगे। तो ये हो जाएगा m इंटू VCM यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn। ये द्रव्यमान केंद्र के लिए हमने समीकरण निकाल लिया। और जब द्रव्यमान केंद्र के वेग की बात करना है तो VCM हो जाएगा, VCM बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn बटे कैपिटल M। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर कि द्रव्यमान केंद्र का वेग बराबर सिग्मा I बराबर 1 से लेकर n तक mi vi बटे कैपिटल M। तो ये द्रव्यमान केंद्र के वेग का व्यंजक आ गया। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग इस प्रकार से होता है कि ये हो गया संवेग, इंडिविजुअल अलग अलग बिंदुओं का संवेग का योग, और उसमें यदि द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो द्रव्यमान केंद्र का वेग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक फायर क्रैकर है
एक फटाका है जो हमने छोड़ा और वो आकाश में जाके, आसमान में जाके फूट जाता है, यहाँ जाके वो फूट जाता है। अब फूटने के बाद क्या होता है कि उसका एक हिस्सा इधर चलता है, दूसरा इधर चलता है, तीसरा इधर, और अनेक कणों में वो विभक्त होके, और इस प्रकार से कुछ इधर भी जाएगा, तो इस प्रकार से वो बिखर जाता है। तो जब यहां से चला था तो एक द्रव्यमान था और यहां जाकर उसमें विस्फोट हुआ और वो टूट गया, बिखर गया। इसके द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो द्रव्यमान केंद्र ये है। अब इस पर चूंकि कोई बाहर से बल वगैरह नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर द्रव्यमान केंद्र अपना इसी पथ को आगे की ओर गति करता हुआ वो पहुंचेगा। अर्थात ये जो सारे कण होंगे ये इस प्रकार से गति करेंगे कि उसके द्रव्यमान केंद्र का पथ जो है वो परवलयाकार बना रहे। ऐसा होता है। दूसरा, जैसे कि हम कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक सामान्य अवधारणा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यह भी एक सामान्य अवधारणा है। परंतु वास्तव में क्या है, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा चंद्रमा, ये इन दोनों को मिलाने वाली, दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा है ना। अब इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहीं समवेयर हियर होगा, क्योंकि पृथ्वी भारी है तो पृथ्वी के पास में होगा। ये अर्थ है और ये मून है। तो वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा इस द्रव्यमान केंद्र के परितः गति कर रहे हैं, पर चूंकि द्रव्यमान केंद्र पृथ्वी के केंद्र के निकट है, इस कारण से हमें चंद्रमा की गति पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होती है। तो वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा एक निकाय है और यह निकाय इस द्रव्यमान केंद्र के परितः वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं। वैसा ही हम कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी नहीं कर रही है, बल्कि चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र जो है ये सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है। तो ये द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा हुई। आइए दृढ़ पिंडों की गतियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब दृढ़ पिंड तो हम पिछली बार देख चुके हैं कि वो वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने से उनके आकार में, उनके कणों के ओरिएंटेशंस में, यानी कि वितरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहते हैं। अब दृढ़ पिंड कितनी प्रकार की गति कर सकते हैं? तो एक गति होती है स्थानांतरणीय गति, जैसा कि ये एक दृढ़ पिंड है और ये इस प्रकार से गति करता हुआ आगे जा रहा है, तो इसका प्रत्येक बिंदु जो है वो इस रेखा पर गति कर रहा है, समान गति से निरूपित होगा। इसका द्रव्यमान केंद्र और प्रत्येक बिंदु एक समान गति कर रहे हैं। तो इसकी ये वाली गति कौन सी गति कहलाएगी? स्थानांतरणीय गति कहलाएगी। तो दृढ़ पिंड की जो गतियां हैं उसमें एक गति कौन सी हुई? स्थानांतरणीय गति। स्थानांतरण गति कह सकते हैं इसको हम। दूसरी गति हुई घूर्णन गति। घूर्णन गति से क्या तात्पर्य है? आप देखिए कि ये चौक है, छोटा है, आपको शायद नजर आ रहा होगा। तो ये इस प्रकार से गति कर रहा है अपनी स्थान पर, ये इसकी अक्ष है और ये इस प्रकार से गति कर रहा है। तो ये इस अक्ष के परितः जब इस प्रकार से घूर्णन करता है तो उसकी ये वाली जो गति है, ये गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। तो दृढ़ पिंड दूसरी प्रकार की गति कौन सी गति कर सकते हैं? वो होती है घूर्णी गति। तो स्थानांतरण गति कर सकते हैं, घूर्णी गति कर सकते हैं, और तीसरी प्रकार की गति इसको हम सामान्य गति कहते हैं। और सामान्य गति से तात्पर्य होता है कि घूर्णन गति के साथ में स्थानांतरण गति भी हो रही है। अब आप देखिएगा, मेरी बात को ध्यान देंगे। एक पहिया अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता है, ये उसकी घूर्णन गति हुई। पर एक पहिया गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो देखिएगा आप सरल रेखा में गति कर रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र की गति स्थानांतरणीय गति हुई। पहिया गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ता है, ये घूर्णन गति भी हुई उसमें, क्योंकि पहिया गोल गोल घूम रहा है। पर चूंकि घूर्णन गति और स्थानांतरण गति दोनों एक साथ होती है, तो उसकी इस प्रकार की गति को सामान्य गति कहते हैं। हमारे जितने भी वाहन चलते हैं पहियों के ऊपर, वो स्थानांतरणीय गति के कारण से ही होता है, क्योंकि उसमें पहिया घूर्णन गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार की गति को हम सामान्य गति के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।